यानी ये एक्ट नहीं है, ये एक तरीके का फैसला तमाम प्रॉपर्टीज के ऊपर मुकम्मल तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, एक वक्फ प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया है। और जिस तरीके से सोशल वर्कर्स हमारे पास घूम रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट क्रिएट करने का, एक बहुत बड़ा ब्लैकमेलिंग का, एक बहुत बड़ा माफिया रैकेट बनाने का काम ये तरमीम एक्ट करता है। को मुकम्मल तौर पर खत्म किया जा रहा है और ये वक्फ बचा रहेगा, लेकिन बशक्ल ढांचा बचा रहेगा। वक्फ के तमाम इख्तियारात ख़त्म कर दिए जाएंगे और इसमें सब में बड़ा हमला वक्फ प्रॉपर्टीज़ और वक्फ प्रॉपर्टीज़ की जुडिशल बॉडीज़ के ऊपर किया गया है। अगर आप इसीलिए सेक्शन 83 को इसके अंदर कमज़ोर करके जुडिशल पावर को मुकम्मल तौर पर वक्फ ट्रिब्यूनल्स को यहाँ पर क्या किया गया, कमज़ोर करने का काम इस बिल के तहत किया अगर से आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं, मुसलमानों के हक में आप कानून बनाने की बात कर रहे हैं, मगर कमाल की बात यह है किसी स्टेक होल्डर से बात नहीं की। जिस तरह से आज जो एनवायरनमेंट एक्ट के अंदर मुसलमानों को क्या यूज किया गया, इस्तेमाल किया गया, क्या मेंबर बनाया गया है, गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी में क्या मुसलमानों को क्या मेंबर बनाया गया है, क्या सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कॉन्स्टिट्यूट की गई रामलला जन्मभूमि समिति के ट्रस्ट के अंदर क्या मुसलमानों को इंक्लूड किया गया है। जब यहाँ पे की बात ये भी देखी जा रही है उसमें कि जो औकाफी जायदादों पर प्राइवेट पार्टीज का कब्जा है, उसको छुड़ाने के ताल्लुक से भी, उसको दोबारा वक्त में रजिस्टर कराने के ताल्लुक से भी नए तरमीमी बिल में कुछ रोशनी नहीं डाली गई है। नए तरमीमी यहाँ पे प्रॉब्लम इंक्रोचर्स को भी आने वाली है, क्योंकि इंक्रोचर को हटाकर गवर्नमेंट अपना कब्जा उसके ऊपर करने का इस एक्ट के जरिए कोशिश कर रही है। रही बात आप वक्त पोर्टल में इन 6 महीने के अंदर इंदराज कराया जाए, अगर से वो 6 महीने के अंदर अगर से वक्त प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, जो बच जाते हैं, तो तमाम प्रॉपर्टीज को बाय वर्चो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज समझा जाएगा। मोदी हुकूमत ने वक्फ तरमीमी बिल 2024 को लोकसभा में पेश किया है, जिससे मुस्लिम हलकों में काफ़ी बेचैनी देखी जा रही है। मजमूई तौर पर यह माना जा रहा है कि वक्फ को कमज़ोर करने के लिए मुसलमानों की मायशी हालत को, मायशियत का एक सुतून समझने वाले वक्फ जायदादों को हड़पने के लिए मरकजी हुकूमत ने यह कानून लाया है। जिस तरह से 2013 में वक्फ एक्ट को मजबूत किया गया था, मौजूदा अगर से 2024 के तरमीमी एक्ट को देखा जाए तो उसको मुकम्मल तौर पर बेवजन करने की कोशिश की जा रही है। कई एक अमेंडमेंट ऐसे लाए गए हैं जिससे वक्फ का मंशा ही खत्म हो जाता है, वक्फ को डिस्प्यूटेड बनाया जा सकता है, वक्फ को मुकम्मल तौर पर नाकारा बनाया जा सकता है। हालांकि हुकूमत अपने तौर पर कई एक इसके लिए जवाब पेश कर रही है, लेकिन किसी भी तरीके से मुसलमानों की तशवीशों को दूर करने में हुकूमत नाकाम रही है। इस तरह के कई एक उमूर पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं गुलबर्गा वक्फ मुशावरती कमेटी के चेयरमैन सैयद हबीब सरमस, जो पेशे से एक वकील भी हैं। सर, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका। जिस तरह से देखा जा रहा है कि मुसलमानों में एक तशवीश है कि वक्फ को मुकम्मल तौर पर कमज़ोर किया जा रहा है, मुसलमानों के दांत तोड़ने की इसको कोशिश समझा जा रहा है। जिस तरह से एक शनाख्त जो है मुसलमानों की हिंदुस्तान में, उनकी इमारतों के, उनकी मसाजिद से, उनके खानखाहों से, उनके मदरसों से, उस शनाख्त को हुकूमत ख़त्म करना चाह रही है। इस तरह से ये भी माना जा रहा है कि हुकूमत खुद कब्जा करने की फिराक में है वक्फ इमलाक को। आप किस तरह से देख रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं जवाद मीर साहब आपका दिल की अमीर गहराइयों से ममनून और मशकूर हूँ कि आपने अपना प्लेटफॉर्म मुझे दिया है ताकि मैं अपनी बात आवाम के सामने रख सकूँ। रही इस अमेंडमेंट 2024 की बात, वक्फ अमेंडमेंट 2024 की बात, तो ये एक ऐसा कानून भारतीय सरकार लाने जा रही है जिससे वक्फ की रूह को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा रहा है और ये वक्फ बचा रहेगा, लेकिन बशक्ल ढांचा बचा रहेगा। वक्फ के तमाम इख्तियारात ख़त्म कर दिए जाएंगे और इसमें सब में बड़ा हमला वक्फ प्रॉपर्टीज़ और वक्फ प्रॉपर्टीज़ की जुडिशल बॉडीज़ के ऊपर किया गया है। अगर आप शुरू से लेकर आखिरी तक इस 44 अमेंडमेंट्स को अगर पढ़ेंगे, जो 40 अमेंडमेंट और 4 सब अमेंडमेंट्स उसके अंदर जो इंक्लूड किए गए हैं, उन तमाम अमेंडमेंट्स को अगर देखेंगे तो ये पता चलेगा। इस तरह से एक आम जो हम चंद उमूर पर बात करेंगे जिस पर सबसे ज़्यादा एतराज़ जताया जा रहा है, सबसे बड़ा इसमें जो देखी जा रही है उसमें वक्फ का जो डिस्प्यूट बनाने की कोशिश की जा रही है, वक्फ लैंड को डिस्प्यूट बनाने की कोशिश कर रही है और जिस वक्फ ज़मीन पर सरकार का कब्जा है
उसका वक्फ का डिसाइड करने के इख्तियारात डीसी को दिए जा रहे हैं कि वक्फ की ज़मीन है या नहीं। इस तरह से जो भी डिस्प्यूटेड लैंड है उसका उसका फैसला करने का इख्तियार डीसी को दे के दिया जा रहा है। इससे पहले जो इख्तियार होता था वक्फ ट्रिब्यूनल को होता था, फिर मामला हाई कोर्ट तक जा सकता। यहाँ पर सिर्फ एग्जीक्यूटिव को पावर दिया जा रहा है, जुडिक्शन से पावर, जुडिशरी से पावर निकालकर एग्जीक्यूटिव को देखा जा रहा है। यहाँ लगे कई मरतबा ऐसा देखा गया है कि एग्जीक्यूटिव करप्ट रही है, कई एक मामलों में एग्जीक्यूटिव के करप्शन के केसेस सामने आए हैं। इस तरह से कैसे ये तवक्को करे कि एग्जीक्यूटिव जो चेयर पर बैठा रहेगा, जो डीसी रहेगा, वो वक्फ के हिमायत में फैसला करेगा या गैर जानिबदारी से फैसला करेगा। क्योंकि जो डीसी होता है वो सरकार का बंदा, सरकार का नुमाइंदा होता है, तो ऐन मुमकिन है कि वो सरकार के हक में फैसला करे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपके मुताले की भरपूर सताइश करता हूँ। और रही बात, आप जो बात कर रहे हैं वो सेक्शन 3C के अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं। सेक्शन 3C में ये अमेंडमेंट और सरकार ये कहती है कि अगर कोई डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट और वक्फ अगर पैदा होता है तो उसका फैसला जुडिशनल मजिस्ट्रेट यानी डायरेक्टर कलेक्टर करेंगे, जो डिप्टी कमिश्नर आम अल्फाज में हमारे पास कहा जाता है। समझिए, मोटी मोटी बात मैं आपको बताता चलूँ कि अगर ये तरमीमात अगर पास होती हैं तो आगे आने वाले दिनों में अगर कोई मामला गवर्नमेंट और वक्फ के बीच में है तो उसका फैसला डिप्टी कमिश्नर करेंगी। और इस एक्ट के तहत मैं सिंपल अल्फाज में अगर आपके सामीन को अगर इस समझाना चाहूँ तो बेंगलुरु का सब में बड़ा कॉम्प्लेक्स जो है वो हमीद शाह कॉम्प्लेक्स है, जिससे करोड़ों रुपए की इनकम वक्फ को होती है, जिससे कई लड़कियों के मदरसे चल रहे हैं, कई लड़कियों के कॉलेजेस चल रहे हैं, कई हॉस्टल चल रहे हैं। यानी ये तमाम जो स्ट्रक्चर्स, एजुकेशन स्ट्रक्चर्स खड़े हुए हैं, उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? ये हमीद शाह कॉम्प्लेक्स और इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर इस एक्ट को अगर देखा जाए तो इस एक्ट के तहत ये क्लियर नहीं किया गया कि गवर्नमेंट और वक्फ का बीच का लिटिगेशन किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाएगा। अगर हम मोटी मोटी ज़बान में अगर देखेंगे तो वक्फ एक्ट को देखेंगे तो एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन वक्फ कैन मेक एनी एप्लीकेशन बिफोर द अथॉरिटी रिगार्डिंग दी वक्फ प्रॉपर्टीज़। यानी कोई भी आदमी जो वक्फ में इंटरेस्ट रखता है वो कोई भी एप्लीकेशन, किसी भी तरीके का एप्लीकेशन अथॉरिटी के सामने फाइल कर सकता है। अगर इसी डिफिनेशन को अगर हम लेके चलेंगे तो कोई बेंगलुरु का सोशल वर्कर उठकर ये एक कंप्लेंट फाइल कर देगा डिप्टी कमिश्नर के सामने कि ये हमीद शाह कॉम्प्लेक्स पूरा जो बना हुआ है ये सरकार की ज़मीन पर बना हुआ है। अब इस एक्ट के तहत डिप्टी कमिश्नर की मजबूरी ये हो जाएगी कि वो वक्फ को नोटिस इशू करना है। इंक्वायरी स्टार्ट हो गई। अब ये एक्ट अगर हम आगे पढ़ेंगे तो ये एक्ट कहता है प्रोवाइडेड दैट सच प्रॉपर्टी शैल नॉट बी ट्रीटेड एज ए वक्फ प्रॉपर्टी टिल द कलेक्टर सबमिट हिज रिपोर्ट। यहाँ पर यह कहा जा रहा है अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट जनरेट हो रहा है तो वो डिस्प्यूट के डिसाइड होने तक, डिप्टी कमिश्नर के रिपोर्ट सबमिट करने तक उस प्रॉपर्टी को वक्फ नहीं समझा जाएगा, उस प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी समझा जाएगा। अभी समझिए, डिप्टी कमिश्नर उस मसले को हल करने के लिए, रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए 10 साल का अरसा लगा सकती हैं, क्योंकि इस एक्ट के अंदर कोई भी टाइम पीरियड नहीं दिया गया है कि इतने फ्रेम के अंदर आपको इंक्वायरी कंप्लीट करना है। तो 10 साल तक हमीद शाह कॉम्प्लेक्स की इनकम कहां जाएगी? सरकार के खाते में जाएगी। अब ये सरकार के खाते में जो गई है, अगर समझिए कि गवर्नमेंट वहां पर डिप्टी कमिश्नर महसूस कर रही है कि वाकई ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो ये वक्फ का नाम वहां पे रहेगा। यहां पे एक्ट के अंदर नहीं बताया गया कि वो पैसे रिटर्न दिए जाएंगे कि नहीं दिए जाएंगे। वहां पे फिर ये ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी मैनेजमेंट कौन करेगा, ये तमाम क्लियरिटीज इसके अंदर नहीं है। और यहां पर सब में बड़ी चीज एक ऐड करते हुए ये बताई गई है, अगर डिप्टी कमिश्नर सेटिस्फाई होती हैं, इंक्वायरी होता है, तो उसके अंदर वो क्या करेंगी? डायरेक्ट रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर एंट्रीज को चेंज कर देंगी। वक्फ बोर्ड से पूछेंगी भी नहीं, गवर्नमेंट से पूछेंगी भी नहीं, जुडिशरी का दरवाजा भी नहीं खटखटाएंगी, डायरेक्ट रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर एंट्री होगी। वक्फ बोर्ड का नाम डिलीट कर दिया जाएगा और वहां पर गवर्नमेंट का नाम डाल दिया जाएगा। उसके बाद डिप्टी कमिश्नर क्या करेगा? रिपोर्ट भेजेगा गवर्नमेंट को। उस रिपोर्ट का क्या करना है वो भी इस एक्ट के अंदर है। उस रिपोर्ट की बुनियाद पे सरकार क्या करेगी? वक्फ बोर्ड को डायरेक्शन पास करेगी, अपने रिकॉर्ड से इसको क्या कर लो? करेक्ट कर लो और उस अपने रिकॉर्ड से हटा लो। यानी ये एक्ट नहीं है, ये एक तरीके का फैसला तमाम प्रॉपर्टीज के ऊपर मुकम्मल तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है?
एक वक्फ प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया है। और जिस तरीके से सोशल वर्कर्स हमारे पास घूम रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट क्रिएट करने का, एक बहुत बड़ा ब्लैकमेलिंग का, एक बहुत बड़ा माफिया रैकेट बनाने का काम ये तरमीमी एक्ट करता है। इसके ऊपर वजाहत पेश करनी होगी। इसके ऊपर वजाहत से पहले आप किस तरीके से इसके अंदर तरमीम करेंगे? हर दरगाह के ऊपर, हर मस्जिद के ऊपर, हर कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई भी ऐरा गैरा नत्थू खैरा खड़ा होकर एप्लीकेशन फाइल कर देगा। जिस तरह से आरटीआई का तमाशा बना है, उस तरीके से कि तमाशा बनने जा रहा है। अब इसको डील किस तरीके से करेंगे? ये भी डिप्टी कमिश्नर नहीं कह सकते कि हम इसके अंदर तुम्हारा एप्लीकेशन नहीं ये करेंगे। क्राइटेरिया क्या होगा? रिजेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या होगा? यहां पे बताया नहीं गया। अगर समझ लीजिए, खुदा ना करे, अगर कोई ऐसा आदमी कुर्सी पे बैठा है जिसके अंदर ऑलरेडी मानसिकता मुसलमानों के खिलाफ भरी है, तो वो नाच नचा सकता है इंस्टीट्यूशन को इस एक्ट के तहत। सर, इसमें और एक जो बड़ी खामी नजर आ रही है, जिस तरह से बताया गया है कि आगे जाके जो है एक वक्फ पोर्टल बनाया जाएगा। तमाम वक्फ जायदादों को ज़रूरी होगा, तमाम जो स्टेट वक्फ बोर्ड हैं उनके ज़रूरी होगा कि प्रॉपर्टीज़ को वक्फ पोर्टल में इन 6 महीने के अंदर इंदराज कराया जाए। अगर से वो 6 महीने के अंदर अगर से वक्फ प्रॉपर्टीज़ रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, जो बच जाते हैं, तो तमाम प्रॉपर्टीज को बाय वर्चो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज समझा जाएगा। तो जिस तरह से अगर से देखा जाए तो कई एक ऐसे प्रॉपर्टीज है जिनके पास प्रॉपर पेपर्स नहीं है, तो क्या ये नहीं समझा जाएगा कि गवर्नमेंट एक तरह से वक्फ प्रॉपर्टीज को इंक्रोच करने की कोशिश कर रही है, कब्जा करने की कोशिश कर रही है? यहां पे आप जो बात कर रहे हैं सेक्शन 3B की आप बात कर रहे हैं, उसमें गवर्नमेंट क्लियर कर रही है कि एक पोर्टल नेशनल लेवल पर बनाया जाएगा जिसमें आपको वहां पे डिटेल दिए गए, वक्फ डीड देना है, प्रॉपर्टी के पेपर कहां से आए, किसने डोनेट किया है, किस तरीके से आपके पास आई, ये तमाम चीजें आपको उसके अंदर क्या करनी है, आपको फाइल करनी है 6 महीने के अंदर। उसके बाद इसका क्या होगा, वहां पर क्लैरिटी नहीं दी गई। अगर नहीं दी गई तो क्या किया जाएगा, उसकी क्लैरिटी नहीं दी गई। नोटिस किस तरीके से होंगे, उसकी क्लैरिटी नहीं दी गई। गवर्नमेंट क्या बोल रही है 3B के अंदर कि आप लोगों को ये तमाम क्लैरिटीज को क्या करना है, वेब पोर्टल के अंदर करना है। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, आपके जरिए हुकूमत से एक सवाल करना चाहता हूं। ऐसी मसाजिद, ऐसी दरगाहें, ऐसे आशूर खाने, ऐसे तकिए, ऐसे कब्रिस्तान जो 1947 से पहले, आज़ादी से पहले एग्जिस्ट करते हैं, उसको हमारे पास ऑलरेडी वक्फ बाय यूजर के तहत रजिस्ट्रेशन करवाया गया है। क्योंकि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 आपको क्लियरली कहता है कि 1974 से पहले, जो 1947 से पहले, जो 15 अगस्त यानी आज़ादी से पहले जो स्ट्रक्चर्स मजहबी रिवायात के अंदर थे, वो उसी तरीके से बरकरार रहेंगे। यानी एक मानों में अगर देखा गया तो उनके लीगल पेपर, ये एक्ट का पेपर ही उनका लीगल पेपर है। अब वैसी मसाजिद के, वैसी दरगाहों के पेपर हम कहां से लेके आएंगे? हमारा जो बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हुआ है वो 1974 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, उससे पहले 1954 के एक्ट के तहत चलता था। अब ये आप 100 साल के बाद अगर हमसे कह रहे हैं कि लाल किले की मस्जिदों के पेपर्स लेके आओ, ताजमहल के पेपर्स लेके आओ, तो ये होने वाली बात नहीं है। और आगे चलकर इसके अंदर आप मजीद मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर ये सबमिट नहीं किया गया तो उसके बाद क्या किया जाएगा, उसकी वजाहत इस एक्ट के अंदर नहीं है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि अगर से कोई प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है तो वही वर्चुअल गवर्नमेंट लैंड टैग कहलाएगी। इस तरह का जो दानिश्वर हैं, जो जानकार कानूनी माहिर हैं, उनका कहना है कि भाई वर्चुअल गवर्नमेंट प्रॉपर्टी गवर्नमेंट खुद अपने कब्जे में ले लेगी अगर से उसके पास पेपर्स नहीं है तो। बिल्कुल, ये इसको मैं आपको मजीद आपको थोड़ा सा आगे इसके ऊपर लेके जाना चाहता हूं। इस एक्ट के अंदर उन्होंने उसकी वजाहत नहीं की। उसकी वजाहत ना करते हुए सेक्शन 108B के तहत एक अमेंडमेंट उन्होंने किया है जो आपकी बात की तरफ इशारा कर रहा है। पहले हुकूमतें, स्टेट गवर्नमेंट्स वक्फ एक्ट के ऊपर रूल्स को बनाती थी। सेक्शन 109 के तहत, इस एक्ट के तहत वो हुकूमतों को, रियासती हुकूमतों को ये इख्तियारात थे कि वो रूल्स बना सकती थी। जैसे कि कर्नाटका वक्फ रूल 2017 है, वक्फ रूल्स 2014, लीज रूल 2014 है। इस तरीके के बनाने के इख्तियारात स्टेट गवर्नमेंट को थे। स्टेट गवर्नमेंट जब भी जरूरी समझती रूलिंग को बनाती थी। अब यहां पर एक्ट 108B के तहत एक नया इंप्लीमेंटेशन इसके अंदर किया गया है। द सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाइंग द गजीट, ऑफिशियल गजीट, मेक रूल्स टू कैरी आउट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। यानी रूल अब कौन बनाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। अब आप इस तरीके के रूल्स अगर आगे बनाकर आप भेज देंगे तो 10 साल के बाद ये हालात यही होने वाले हैं जो आप बोल रहे हैं, उसी तरीके के हालात होंगे। एक इलेक्शन, जमहूरियत में इलेक्शन का कॉन्सेप्ट है। यहां पर हुकूमत ऐसा नजर आ रहा है डिक्टेटरशिप यहां पर नाफिज करना चाह रही है वक्फ बोर्ड में। गवर्नमेंट पूरे पॉलिटिकल अपॉइंटीज यहां पर शायद अपॉइंट करना चाहे, जो 11 रुकनी मेंबर होंगे
वो पूरे के पूरे गवर्नमेंट के नामजद होंगे। इवन गवर्नमेंट ही उनको नामजद कर, चेयरमैन भी जो होगा गवर्नमेंट का नामजद होगा। फिर तुरफा तमाशा ये भी कि उसमें 2 गैर मुस्लिम भी होंगे। तो ये भी मुमकिन है इस तरह से कि कोई गैर मुस्लिम भी कर्नाटका बोर्ड ऑफ औकाफ का चेयरमैन बन सकता है। आप जो बात कर रहे हैं सेक्शन 14 की आप बात कर रहे हैं, सेक्शन 14 के पूरे रूल को, पूरे के पूरे एक्ट के सेक्शन को मुकम्मल तौर पर कंप्लीटली चेंज किया गया है। पहले का सेक्शन 14 ये कहता था कि 11 मेंबर्स का अगर बोर्ड है तो 2 मेंबर मुतवल्ली जुमरे से आएंगे जो इलेक्टेड रहेंगे। पूरे कर्नाटका स्टेट के 1 लाख रुपए की इनकम से ज़्यादा सालाना इनकम रखने वाले मुतवल्लीज इलेक्ट करेंगे, इलेक्शन होगा, वो इलेक्ट्रॉल कोलीग से इलेक्ट्रॉल प्रोसेस के जरिए 2 चुन के आएंगे, बार काउंसिल से चुन के आएंगे, एमएलए जुमरे से चुन के आएंगे, एमपी जुमरे से चुन के आएंगे, बार काउंसिल एक्स ऑफिशियो से चुन के आएंगे। उसके बाद 4 मेंबर होंगे जो गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। उसके जुमरे क्या है? सुन्नी आलिम दीन, शिया आलिम दीन, सोशल वर्कर, गवर्नमेंट ऑफिसर। और उसके अंदर क्या था? सब के सब मुसलमान होने चाहिए, क्योंकि ये वक्फ एक्ट शरई अहकामात से डील किया जाने वाला एक्ट है। ये हम गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी के ऊपर डील करने के लिए नहीं बैठे हैं। हमारे आबा व अजदाद जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा, अपनी जायदादों का हिस्सा अल्लाह के नाम पे सुपुर्द इस नीयत से किया कि इसमें आने वाले पैसों से कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए, मुसलमानों की बच्चों की तालीम के लिए, बेवाओं की किफ़ालत के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब यहाँ पर नया कानून ये लाया गया है, इलेक्ट्रॉल कलीग्स को पूरा ख़त्म कर दिया गया, जमहूरियत को पूरी तरीके से नश्तो नाबूद कर दिया गया, एटोनॉमस को पूरा सब इसके बोर्ड के ख़त्म कर दिया गया। जो लोग सिर्फ ये अब के बोर्ड को देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, अल्लाह के वास्ते आज से 5 साल के बाद के हालात को जहन में रखिए। अगर अल्लाह ना करे ऐसी गवर्नमेंट आई जो मुसलमानों के खिलाफ सोच रखती है, तो ऐसे एमएलएस को भी स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ के चेयरमैन की कुर्सी पे बिठाया जा सकता है, जो सुबह एक स्टेटमेंट दे रहा है वक्फ को बर्बाद करने का, शाम में एक स्टेटमेंट दे रहा है वक्फ को बर्बाद करने का। अभी का जो एक्ट क्या कहता है, अब जो तरमीम शुदा एक्ट है, वो तरमीम शुदा एक्ट क्या कहता है? एक्ट 14 कहता है, द बोर्ड ऑफ द स्टेट एंड द नेशनल टेरिटरी ऑफ द शेल कंसिस्ट नॉट मोर देन 11 मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ए चेयरमैन, बी सो एंड सो, यानी पूरे 11 के 11 मेंबर गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, यानी अपने मातहत लोगों को वहां पर क्या किया जाएगा? बिठाया जाएगा। और एक इसके अंदर खतरनाक पॉइंट, CWC और स्टेट बोर्ड के अंदर क्या काउंट किया गया है? CWC यानी सेंट्रल वक्फ काउंसिल में और स्टेट बोर्ड के अंदर 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स को कंपलसरी लेना है। मैं हुकूमत से पूछना चाहता हूं, हिंदू इंडोनमेंट एक्ट के अंदर मुसलमानों को क्या यूज किया गया, इस्तेमाल किया गया, क्या मेंबर बनाया गया है? गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी में क्या मुसलमानों को क्या मेंबर बनाया गया है? क्या सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कॉन्स्टिट्यूट की गई रामलला जन्मभूमि समिति के ट्रस्ट के अंदर क्या मुसलमानों को इंक्लूड किया गया है? जब यहां पे आप मुसलमानों को इंक्लूड नहीं कर रहे, अपनी कास्ट से हटकर लोगों को इंक्लूड नहीं कर रहे, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो शरई अहकामात के तौर पे डील करता है, उसमें नॉन मुस्लिम मेंबर्स को घुसाने की क्या जरूरत है? यहां पर एक स्कोप सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स के हाथ में यह दिया है कि आप वक्फ बोर्ड को जिस तरीके से चाहो इस्तेमाल कर लो। अब मैं आपको एक सिंपल एक ऑर्डर की कॉपी आपको बताता हूं। यहां पर देखिए, ये ऑर्डर कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ की तरफ से पास किया गया है। ये पैटर्न ऑर्डर का पैटर्न है। इसके अंदर ऑर्डर रहता है, ऑर्डर के बाद लास्ट का जो पैराग्राफ होता है, द मुतवल्ली शैल फंक्शन द अकॉर्डेंस विद द वक्फ एक्ट 1995 एज अमेंडमेंट 2013 एंड द कर्नाटका वक्फ रूल्स 2017 एंड द डायरेक्शन इशूड बाय द कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ बेंगलुरु फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी हर सीट, यानी मस्जिद की कमेटी ले लीजिए, दरगाह की कमेटी ले लीजिए, दरगाह का मुतवल्ली ले लीजिए, आशुर खाने का मुतवल्ली ले लीजिए, ईच एंड एवरी इंस्टीट्यूशन के मैनेजमेंट के जो ऑर्डर्स इशू होते हैं उसमें यह पैराग्राफ इंक्लूड किया जाता है कि बोर्ड के डे टू डे जो डायरेक्शंस आते हैं उसको आपको फॉलो करना है। आप ऐसे आदमी को चेयरमैन की चेयर पे बैठने का स्कोप दे रहे हैं जो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने के अलावा उसके पास कोई काम नहीं है, तो सोचिए कैसे कैसे डायरेक्शंस उस कुर्सी से पास किए जाएंगे और मस्जिद कमेटियों का, दरगाहों का, आशुर खानों की मजबूरी होगी कि उन डायरेक्शंस को आपको क्या करना है? फॉलो करना है। इस सेक्शन 14 के तहत एक चोर रास्ते से एंट्री करने की कोशिश दिल्ली के वक्फ बोर्ड के अंदर क्या की गई है। अब यहां पर आप देखिए, इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरी द बोर्ड शैल कंसिस्ट नॉट लेस देन 5 मेंबर्स
and not more than 11 members to be nominated by the central government। यानी दिल्ली का बोर्ड कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा? मरकजी हुकूमत कायम करेगी। मरकजी हुकूमत क्या करेगी? उसको बनाएगी। तो जिस तरह से बात की जा रही है, जिस तरह से हवाला दिया जा रहा है, इस तरह से दिल्ली की जो 123 वक्फ प्रॉपर्टी जो गुज़श्ता मनमोहन हुकूमत में यूनियन गवर्नमेंट ने वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड को वापस की थी, एक तरह से अगर से सेक्शन पास होता है तो वो छीनने की कोशिश की जा रही है 123 औकाफी जायदादों को। बिल्कुल। आप यहाँ पे अब सेक्शन 14 और सेक्शन 3C को जोड़िए। यहाँ पे सेक्शन 3C क्या कह रहा है? ऐसे डिस्प्यूट जो गवर्नमेंट और वक्फ बोर्ड के बीच में है उसको डिप्टी कमिश्नर डील करेंगे। वो जो प्रॉपर्टीज 123 प्रॉपर्टी जो मनमोहन सिंह के दौर में, मनमोहन सिंह साहब के दौर में वक्फ को नोटिफाई की गई थी, तमाम दस्तावेजात देखकर, उसके बावजूद भी आज के पीरियड में गवर्नमेंट और वक्फ बोर्ड के बीच में वो डिस्प्यूट है। अगर ये एक्ट के तरमीम अगर जारी होती है, मंजूर होती है, तो वो सीधा सीधा प्रॉपर्टी के मामले कहां पे चले जाएंगे? डिप्टी कमिश्नर के पास चले जाएंगे, डिप्टी अपॉइंटेड बाय दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब वहां पर ये फाइल्स अगर ठंडे खाते में चले जाकर 25 साल तक अगर फाइल बंद रहेंगी तो प्रॉपर्टी को क्या समझा जाएगा? गवर्नमेंट लैंड समझा जाएगा। सीधा सीधा इसके अंदर कोई यहाँ पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। यहाँ पर गवर्नमेंट का मंशा क्लियर है। दिल्ली नहीं, आप इस तरीके के कई मामलात हिंदुस्तान के अंदर हैं जिसको ये एक्ट को देखकर हुकूमत के मंशे को क्लियरली देखा जा सकता है। यानी कि इस तरह से इस एक्ट के जरिए हुकूमत चोर दरवाजे से चाहिए या कानूनी तरीके से लीगल इसको जो है लीगल लूट इसको जो है औकाफी जायदादों पर कानूनी तरीके से शिकंजा कसकर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है मजमूई तौर पर। देखिए, यहाँ पर मैं क्लियर इस बात को कहना चाहता हूँ कि लीगल तरीके से हुकूमत मुसलमानों को कमज़ोर करना चाहती है। कमज़ोर कर लीगल तरीके से वो प्रॉपर्टी जो मुसलमानों के आबा व अजदाद ने कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए अल्लाह के नाम पर की थी, वक्फ की थी, उन ज़मीनों पर वक्फ गवर्नमेंट अपना क्या करना चाहती है? अपना एक राइट जनरेट करना चाहती है। इसीलिए सेक्शन 83 को के अंदर कमजोर करके जुडिशियल पावर को मुकम्मल तौर पर वक्फ ट्रिब्यूनल्स को यहां पर क्या किया गया? कमजोर करने का काम इस बिल के तहत किया गया है। यहां पर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल और फिर सेशन लेवल या फिर क्लास 1 जज को यहां पर ट्रिब्यूनल का चेयरमैन बनाना था, यहां पर आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल जज को बना दिया। जहां पर 3 लोगों की कॉन्स्टिट्यूट बॉडी थी वहां पर आपने 2 लोगों की कॉन्स्टिट्यूट बॉडी की। जहां पे अंडर सेक्रेटरी लेवल के पोस्ट के ऑफिसर थे वहां पर आपने जॉइंट लेवल के पोस्ट को आपने इंप्लीमेंट किया। और यहां पर एक बहुत खतरनाक जुडिशियल सिस्टम के अंदर आपने किया, अगर कहीं पर अनफंक्शनल है या फिर कहीं पर कॉन्स्टिट्यूट नहीं है ट्रिब्यूनल, वहां पर डायरेक्ट कंसर्न पर्सन हाई कोर्ट को क्या कर सकता है? अपील करता है। अगर समझिए गवर्नमेंट तीनों ट्रिब्यूनल के जजेस को अपॉइंट नहीं करती है, तीनों जजेस अनफंक्शनल हो जाते हैं ट्रिब्यूनल्स, तो वहां पर डायरेक्ट हाई कोर्ट को जाने का स्कोप आपने वहां पर पार्टीज को दे दिया, कंसर्न पार्टीज को। तो यहां पर इस एक्ट के जरिए वक्फ के किसी भी कानून को, वक्फ के किसी भी जायदाद को तहफ़्फ़ुज़ देने का काम करने के ऊपर गवर्नमेंट नहीं जा रही है। मैं अक़लियती बहबूद के वज़ीर से मैं दिल की अमीर गहराइयों से गुजारिश करता हूँ, किरण रिजिजू साहब से, कि इसके ऊपर आप फिर से एक मरतबा नज़र सानी करें। अगर आप यकीनन मुसलमानों की बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करना चाहते हैं, यकीनन वक्फ एक्ट 1995 अमेंडेड 2013 के अंदर तरमीम की ज़रूरत है ताकि जो इंक्रोचमेंट हुए हैं उन इंक्रोचमेंट को छुड़ाया जा सके। आज जो मीडिया के अंदर हवा खड़ा किया जा रहा है कि 8 लाख प्रॉपर्टीज पे वक्फ बोर्ड का कब्जा है, आप सही रिपोर्ट अगर निकाल कर देखेंगे 50% से ज्यादा प्रॉपर्टीज, प्राइम प्रॉपर्टीज आज क्या है? गवर्नमेंट के कब्जे में है, प्राइवेट पार्टीज के कब्जे में इंक्रोचमेंट हो चुकी हैं। उन इंक्रोचमेंट को छुड़ाकर वो प्रॉपर्टीज को कम्युनिटी वेलफेयर के लिए अगर इस्तेमाल करने का काम आप करेंगे तो यकीनन मुसलमानों के ऊपर बड़ा एहसान होगा। इस ज़िमन में हम कोशिश करेंगे कि हमारा वफद उनसे भी मुलाकात करे, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से भी मुलाकात करे, मुलाकात करके अपने कंसर्न उनके सामने रखने का काम इंशाल्लाह हम करेंगे। कमाल की बात तो ये भी है, अगर से देखा जाए तो गवर्नमेंट ने कानून बनाने से पहले किसी भी स्टेक होल्डर से बात नहीं की। जब अगर से आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं, मुसलमानों के हक में आप कानून बनाने की बात कर रहे हैं, मगर कमाल की बात यह है किसी स्टेक होल्डर से बात नहीं की। जिस तरह से आज जो 2-4 तंजीमें खुलकर सामने आ रही हैं, जो हिमायत में सामने आ रही है, जिसमें एक नुमाया नाम ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल उनका है, उसके मौकूफ हम बात नहीं करेंगे, उनको भी स्टेक होल्डर के तौर पर तस्लीम नहीं किया। किस तरह से कानून है कि किसी स्टेक होल्डर से बात नहीं कीजिए। कमाल की बात यह भी देखी जा रही है उसमें कि जो औकाफी जायदादों पर प्राइवेट पार्टीज का कब्जा है
उसको छुड़ाने के ताल्लुक से भी, उसको दोबारा वक्त में रजिस्टर कराने के ताल्लुक से भी नए तरमीमी बिल में कुछ रोशनी नहीं डाली गई है। नए तरमीमी बिल के ताल्लुक से कंफ्यूजन इंक्रोचर्स के अंदर यह है कि वक्फ बोर्ड को पूरी तरीके से खत्म किया गया है, इंक्रोचमेंट के ऊपर बात नहीं होगी। यहां पे प्रॉब्लम इंक्रोचर्स को भी आने वाली है, क्योंकि इंक्रोचर को हटाकर गवर्नमेंट अपना कब्जा उसके ऊपर करने का इस एक्ट के जरिए कोशिश कर रही है। रही बात आप जिन तंजीमों की कर रहे हैं, वो तंजीमों के अगर आप हेड को देखेंगे तो वो उनकी जो दरगाह शरीफ है, दरगाह हजरत ख्वाजा गरीबन नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह, वो वक्फ एक्ट के मातहत नहीं आती। वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये एक्ट का एक लफ्ज पड़े होते, आपका जमीर आपको गवाही नहीं देता इस एक्ट की तायद करने के लिए। मुसलमानों की खबर खोदने का ये एक्ट है और आप जाकर इसकी तायद कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के तमाम मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव, ये काबिल कबूल बात नहीं है। अच्छा, और एक बात, जिस तरह से एक पेंडोरा बॉक्स हुकूमत खोलने जा रही है हिंदुस्तान में, कई ऐसी जगह हैं, कई तकरीबन 4000 मसाजिद पर, दरगाहों पर, मकबरों पर, कब्रस्तानों पर राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस दावा करें, जिस तरह से मथुरा, ज्ञानवापी मस्जिद, काशी, कई इस तरह की मजहबी, मुसलमानों की मजहबी इबादत गाह हैं जिस पर राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन, हिंदुत्व ग्रुप्स दावा कर रहे हैं कि ये उनकी मिल्कियत है। इस तरह के अगर से ये वक्फ एक्ट अगर से नाफिज हो गया, वक्फ बिल अगर से नाफिज हो गया, तो ये पेंडोरा बॉक्स ऑलरेडी खुल जाएगा। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, शायद वो भी बेअसर हो जाए। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, इसके वायलेशन इन्होंने सेक्शन 14 को खत्म करके किया है और एक बहुत बड़ा स्कोप यहां पर एक डिस्प्यूट पैदा करने के लिए राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन को दिया है कि आप हर गली की मस्जिद के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, आप सवालिया निशान खड़ा कर सकते हैं। अब आपको कोई पूछने वाला नहीं कि आप ये सवालिया निशान आपने क्यों किया। यानी एक एक गली के अमन व अमान को ख़राब करने की ये तरमीमात हैं। इसको हम सिरे से खारिज करते हैं और गुजारिश करते हैं कि इन तरमीमात को हुकूमत को वापस लेना चाहिए। यकीनन वक्फ एक्ट 1995 अमेंडमेंट 2013 में तरमीम की ज़रूरत है, पॉजिटिव तरमीम की ज़रूरत है, नेगेटिव तरमीम की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से क्या मुसलमानों को अब इस मामले में ऐसी क्या हिकमत अमली बनानी चाहिए जिससे कि हुकूमत पर दबाव बनाया जा सके, जिस तरह से किसानों ने एक मुनज़्ज़म एहतजाज करके हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर किया था, मुसलमानों को ऐसी क्या हिकमत अमली बनानी चाहिए कि मरकज़ी हुकूमत इस कानून, इस जो नया बिल ला रही है, उस बिल को वापस ले। इस मामले के अंदर मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उस इक़दाम का दिल की अमीर गहराइयों से इस्तक़बाल करता हूँ और मुकम्मल तायीद व हिमायत करता हूँ, जिसमें उन्होंने कहा कि उलमा इकराम को इस पर आगे आने की ज़रूरत है और हर जुमा के ख़िताब के अंदर इस अमेंडमेंट एक्ट की अहमियत और इससे होने वाले नुकसानात को कम्युनिटी के सामने पेश करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो भी हिकमत अमली होगी, उस हिकमत अमली के तमाम मुसलमानों को बिला तफरीक़ पॉलिटिकल पार्टी, बिला तफरीक़ नज़रियात, उसको मुकम्मल तौर पर तायीद व हिमायत करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर अब सब में बड़ा इम्तिहान और सब में बड़ी जिम्मेदारी बिहार और आंध्र प्रदेश के मुसलमानों की है, मुस्लिम कायदीन की है कि आपने भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस रहने के बावजूद भी नीतीश कुमार साहब को, चंद्रबाबू नायडू साहब को, तेलुगु देशम को और जेडीयू को आपने मुकम्मल तायीद का ऐलान किया है और पासवान ग्रुप को, और यहां पर एक बहुत बड़े मार्जिन ऑफ परसेंटेज ऑफ वोट को आपने क्या किया है, उनको देने का काम किया है। अब आपको यहां पर खड़ा होना है और उन लीडर से मुतालबा करना है कि ये एक्ट जो है ये मुसलमानों के लिए खिलाफ लाया जा रहा है, इसकी आपको मुकम्मल आपको क्या करना है, इसके खिलाफ आपको अपना वोट देना है। ये आपको वहाँ से अपनी क़ियादत से मनवाना है। और तमाम मुस्लिम जो लीडर्स हैं उनसे भी मैं अपील करता हूँ कि इस पर जल्द से जल्द हिकमत अमली बनाई जाए, वरना आने वाले दिनों में इस एक्ट के ज़रिए मुसलमानों के मजहबी रसूमात के अंदर बड़ी मदाखिलत करने का काम किया जा रहा है। जिस तरह से जो औकाफ़ी इदारे हैं, जिस तरह से बड़ी दरगाहें हैं, क्या इनको एक अंजुमन बनाकर इसके मामले में महाज़ाराई करने की ज़रूरत है? जो बड़ी बड़ी जो औकाफ़ी जायदादें जिनके कब्ज़े में है, जिनसे वाकई कम्युनिटी को फ़ायदा हो रहा है, क्या इनको एक नेक नियति के साथ हुकूमत के ख़िलाफ़ महाज़ाराई करनी चाहिए? बिल्कुल इस तरीके के इक़दाम होने चाहिए। और आली जनाब अनवर बादशाह साहब जो ऑनरेबल चेयरमैन है, मौजूदा चेयरमैन है कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औक़ाफ़ के, वो एक हिकमत अमली बना रहे हैं। मौलाना शाफ़ी सादी साहब के साथ भी एक बहुत बड़ा तबका जुड़ा हुआ है, वो भी एक हिकमत अमली इस पे बना रहे हैं और वो नेशनल लेवल के तमाम पॉलिटिकल लीडर्स के साथ वो लोग जुड़े हुए हैं।
और एक हिकमत अमली के साथ इसको किस तरीके से असरअंदाज होने नहीं देना है, उस पर एक हिकमत अमली बन रही है। तो मैं गुजारिश करता हूं कि तमाम मुस्लिम कायदीन इस पर अपनी इसको समझें, जिम्मेदारी को समझें, जिम्मेदारी को समझकर आगे आते हुए इसके खिलाफ काम करने की कोशिश करें। शुक्रिया सर। ये थे गुलबर्गा वक्फ मुशावरती कमेटी के चेयरमैन सैयद हबीब सरमद, जिनका ये कहना है कि मुसलमानों को इस मामले पर मजमूई तौर पर सोचने की ज़रूरत है, मजमूई तौर पर हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है, किस तरह से इसको मंजूर वक्फ तरमीमी एक्ट बिल को मंजूर होने से रोका जा सके। ये बिहार और आंध्र प्रदेश के मुसलमान और मुसलमान कायदीन की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने हाईकमान पर दबाव डाले कि बीजेपी मरकजी हुकूमत, मोदी हुकूमत इसको ऐवान में मंजूर ना कराए। इनका ये भी कहना है कि जिस तरह से ये तरमीमा पेश की गई, इससे सिर्फ वक्फ का ढांचा रह जाएगा, वक्फ की रूह निकल जाएगी। हिंद क्रॉनिकल, गुलबर्गा, जवाद मीर।